अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। इसहाक डार का कहना है कि फ़ौज बतौर इदारा नहीं बल्कि कुछ अफराद जमहूरी अमल को कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि वो फ़ौज पर बतौर इदारा जमहूरी अमल को कमज़ोर बनाने का इल्ज़ाम आयद नहीं करते, बल्कि ये कुछ लोगों की ख्वाहिश और मनसूबाबंदी है। यही लोग हैं जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करते हैं। तफसीलात में जान से कबल आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बवक्त पहुँचती रहें। और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लें। लंदन में मुकीम मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा इसहाक डार ने BBC के शो हार्ड टॉक में पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल, अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली और मुस्लिम लीग नवाज के सरबरा नवाज शरीफ की फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात पर बात की है। उनसे पूछा गया कि अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी, एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ हज़ारों लोगों के सामने वीडियो लिंक पर कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2018 के इंतखाबात में धांधली, उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने और मुल्क में माशी बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। इसहाक डार ने जवाब दिया, ये हकीकत है। डीप स्टेट के बारे में सबको मालूम है कि वो ऐसा ही करती है। हिलरी क्लिंटन भी डीप स्टेट से मुतल्लिक पाकिस्तान की मिसाल दे चुकी हैं। बार डॉन लीग से शुरू हुई, नवाज शरीफ जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। क्या इसमें कोई बुराई है? बरतानिया भी तो जमहूरियत और जमहूरी इक़दार की हिमायत करता है। हमें सोचना चाहिए कि आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। याद रहे कि माजी करीब में पाकिस्तानी फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा और हुक्मरान जमात वाज़े अंदाज में पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज के मुबैना किरदार और सन 2018 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। उनसे पूछा गया कि क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज और आर्मी चीफ पाकिस्तान में तमाम जमहूरी अमल को कमज़ोर बना रहे हैं। इस पर इसहाक डार का कहना था, यही तो आलमी रिपोर्ट्स कह रही हैं, सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे। फ़ौज के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज का पूरा इदारा नहीं, हमें कुछ अफराद की बात करनी होगी। ये पूरे इदारे की बात नहीं हो रही है, हमें इस फ़र्क को समझना होगा। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश और मनसूबाबंदी है जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाते हैं। इसहाक डार का कहना था कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात में धांधली हुई है और अगर ये बात अब बगैर किसी शुबे के साबित हो गई है, कोई तो है जो मनसूबाबंदी कर रहा है। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के इदारों और डीप स्टेट से मसाइल ना होते तो वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे। वो ऐसा क्यों कहेंगे? अक्टूबर 2018 और नवंबर 2019 में दिए गए अपने इंटरव्यू में पाकिस्तानी फ़ौज के उस वक्त के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि फ़ौज एक गैर जानिबदार अदारा है। फ़ौज पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, मगर इल्ज़ाम लगाने वालों को शवाहिद पेश करने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा था कि तारीख से ये साबित होगा कि सन 2018 के आम इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से हुए थे। उनसे सवाल किया गया कि उनके बॉस नवाज शरीफ कई सालों तक ज़िया के साथ काम करते रहे थे और अब ऐसा कह रहे हैं कि ये बात मुनाफ़िकत के मुतरादिफ है। इस पर उनका जवाब था कि मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, ये इर्तिका का अमल है। एंकर ने मज़ीद पूछा, क्या ये इसलिए है कि अब वो इक़्तिदार में नहीं है? तो साबिक़ वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का जवाब था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने इस सवाल पर दोबारा वज़ीर दाखिला के बयान की मिसाल दी। एंकर स्टीफन सिकर ने सबसे पहले उनसे सवाल किया कि इसहाक डार साहब, आप पाकिस्तान में इश्तहारी और मतलूब हैं, तो क्या आप कानून से बचने के लिए लंदन आए हैं? इसहाक डार का जवाब था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख़्याल में आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ से वाकिफ़ होंगे कि गुज़श्ता 73 बरसों के दौरान मुख्तलिफ़ आमलियत के अदवार में करप्शन के बयानिए को बार बार इस्तेमाल किया गया है और ये इस मरतबा भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं किया जा रहा। ये एक पोशीदा आमरियत है, एक जुडिशल मार्शल लॉ है हमारे मुल्क में। रवा माह पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात के ऐलान के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सन 2018 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। अक्टूबर में एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ कभी भी जमहूरी नहीं थे।
انہیں فوجی جرنیلوں نے ہی سیاستدان بنایا تھا اور اب چونکہ وہ اور ان کی پارٹی حکومت سے باہر ہے، اس لیے فوج ہو یا کوئی اور ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے رہنما باہر بیٹھ کر فوج اور عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ دباؤ بڑھایا جا سکے اور کسی نہ کسی طرح بیٹھ کر مشرف کی طرح NRO یعنی بدعنوانی کے مقدمات سے نجات مل جائے۔ اسحاق ڈار کا انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ میرا نام پاناما پیپرز میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اپنے خلاف الزامات کے خلاف ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا، لیکن سن 2016 میں جاری ہونے والی دستاویزات کے مطابق پاکستان سے بڑی تعداد میں پیسہ باہر منتقل کیا گیا اور اس میں ملک کے چند با اثر اور اعلیٰ خاندان ملوث تھے۔ تو ہمارے پاس یہ ماننے کی وجہ ہے کہ اس میں صرف نواز شریف کا خاندان ہی نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی ملوث ہے۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ میرا نام ان دستاویزات میں کہیں درج نہیں ہے۔ اس پر اینکر نے ان سے سوال کیا لیکن پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے پاناما دستاویزات جاری ہونے کے بعد بہت غور سے آپ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ سنگین مسائل درپیش ہیں۔ سابق وزیر خزانہ کا جواب تھا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا قیام کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ کی جانب سے ماورائے عدالت اقدامات تھا۔ اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں 2 فوجی افسران بھی شامل تھے جو دراصل اس پوری ٹیم کی نگرانی کر رہے تھے۔ نیب سے متعلق ایک جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی اہمیت بہت پہلے کھو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس پر پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ JIT میں میرے خلاف الزام یہ تھا کہ سن 1981 سے سن 2001 تک 20 سال کے عرصے میں پاکستان میں اپنے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ میں برطانیہ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ جب میں برطانیہ میں تھا میں نے کبھی اپنے گوشوارے جمع کروانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لہٰذا میرے خلاف یہ نہایت غلط الزام ہے۔ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے تمام اثاثے اپنے گوشواروں میں ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے، پاکستان میں میرا گھر ہے جو موجودہ حکومت نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس پر ان سے پوچھا گیا لیکن خبروں میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی دبئی اور لندن میں بھی جائیدادیں ہیں، کیا آپ اور آپ کے خاندان کے پاس صرف ایک ہی پراپرٹی ہے؟ اس پر اسحاق ڈار نے جواب دیا، یہ الزامات درست نہیں۔ میرے بچوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے کیونکہ وہ 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے آزاد ہیں اور میری سرپرستی میں نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے تفتیش سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان واپس آنے کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں اور ان کے وکلاء پاکستان میں مقدمات کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ انسانی حقوق کہاں ہیں؟ نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ آپ ساری معلومات کو گوگل کر سکتے ہیں۔ اس ادارے کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے اثاثوں سے متعلق ساری معلومات ٹیکس دستاویزات میں درج ہیں اور یہ لاپتہ نہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کچھ الگ ہے۔ نواز شریف سویلین بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، دونوں مقدمات جن میں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، دونوں فیصلوں میں لکھا گیا ہے کہ استغاثہ کوئی بدعنوانی ثابت نہیں کر سکی، تو اور کیا چاہیے؟ اس پر اینکر کی جانب سے ان کو جواب دیا گیا کہ نواز شریف اور آپ دونوں سزا یافتہ مجرم ہیں اور علاج کی غرض سے لندن میں بیٹھے ہیں، قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کی کیا ساکھ ہے؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کی کیا ساکھ ہے؟ دنیا دھاندلی اور چوری شدہ انتخابات دیکھ چکی ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ سن 2018 میں رائے عامہ کے تمام جائزوں نے پیشگوئی کی تھی کہ مسلم لیگ نواز ہی جیتے گی، لیکن مبصرین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انہیں تاریخ کے بدترین انتخابات قرار دیا تھا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم سے الیکشن چرایا گیا ہے۔ اسٹیفن سیکر نے ان کو بتایا کہ یورپی یونین مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں الیکشن کے دوران کچھ مخصوص جگہوں پر ایک نہیں بلکہ کئی جماعتوں کی جانب سے کی گئی
खिलाफ वजीरों का जिक्र किया है, लेकिन मजमूई तौर पर नताइज को काबिल एतमाद करार दिया गया है। इसहाक डार का कहना था, शायद आपने तमाम रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, तो उन्हें बताया गया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं, हम तो सिर्फ आपको एक आज़ाद और इंतहाई काबिल एहतराम इदारे की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। फ़ानीन का नेटवर्क आलमी सतह पर काम कर रहा है। उसके मुताबिक इस इलेक्शन को हमसे चुराया गया है। कबल अज़ वक्त धांधली हुई, नैब का इस्तेमाल करके हमारी जमात से इलेक्टेबल्स उनकी जमात यानी PTI में धकेले गए। RTS सिस्टम रुक गया और ऐसी कई घंटों तक बंद रहा। एंकर ने सवाल किया, हो सकता है इमरान खान इस वक्त अपनी पजीराई खो चुके हों, लेकिन जब उन्होंने गुज़श्ता माह जलसे में नवाज शरीफ का बयान सुना तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नवाज शरीफ की जुर्रत कैसे हुई कि एक जनरल पर उंगली उठाएं और ऐसे पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार करार दें। नवाज शरीफ तो खुद कई सालों तक फ़ौजियों के जूते चमकाते रहे हैं। यानी इस बयान ने पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी हमायत हासिल की होगी, जो कि मुनाफ़िकत को काफ़ी अच्छी तरह जांच लेते हैं। इसहाक डार का जवाब था कि शायद आपने इमरान खान के 21 वीडियोस क्लिप्स नहीं देखे, जिनमें वो फ़ौज, आर्मी चीफ और ISI को बदनाम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल अमेरिका में उन्होंने कहा था कि ISI उसामा बिन लादेन की ज़िम्मेदार है। जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उन्हें तालिबान खान के नाम से जाना जाता था। क्या हम यहाँ उनकी कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का मवाजना करने के लिए आए हैं? इसहाक डार का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ वजीर आज़म या आम शहरी की हैसियत से फ़ौज के मुखालिफ नहीं, वो कुछ अफराद को कसूरवार ठहराते हैं। ये चीज़ आला क़यादत में शुरू होती है। डॉन लीक्स की तारीख से आप वाकिफ़ होंगे। हमने FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। मुझे लगता है नवाज शरीफ अगर हल्फ और आइन की खिलाफ वर्जी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या गलत बात है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तानियों के मफाद में ही ये सब कर रहे हैं। हमारे दौर में दुगनी आमदन जमा हुई, कम तरीन महंगाई, सबसे कम सूद की शरह, जनूबी एशिया में स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी, सबसे मुस्तहकम करेंसी, मजमूई कौमी पैदावार की बुलंद तरीन सतह, मगरबी अदारों ने हमारी तारीफ की। पाकिस्तान 2030 में G20 का हिस्सा बनने जा रहा था और हम जल्द ऐसा मुमकिन बनाने की कोशिशें कर रहे थे। हम पुरुमीद थे कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ रहे थे। माइक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स में बेहतरी आई थी। एंकर ने उनकी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ की कि वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इमरान खान के पास 5 साल का मैंडेट है। आपके पास 2 रास्ते हैं, पाकिस्तान जाकर अगले इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या लंदन में इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर कर सकते हैं और ऐसा करने से पाकिस्तान में नया माशी और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर सकते हैं। क्या वो ऐसा करना चाहते हैं? इसहाक डार का जवाब था कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की बात नहीं, ये नालायकी, कारकर्दगी ना होने, 2 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह करने की बात है, वो भी कोरोना से पहले। सन 1952 के बाद पहली बार पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार मनफी हुई। 5.8% से इमरान खान की हुकूमत के पहले साल में 1.9% और रवां माली साल में 0.4%। मुल्क में बेरोज़गारी है। हमने 6% लोगों को गुर्बत से निकाला था, उन्होंने वापस 6% लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अब तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेरोज़गार बना दिया है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त एक फाशिस्ट की हुकूमत है। हमारा हतमी मकसद जमहूरियत की बालादस्ती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और कानून पर अमल दरामद है। इस पर एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि क्या वो कानून पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान वापस जाएंगे, तो उनका जवाब था कि बिल्कुल वो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तमाम इदारों को पाकिस्तान के आइन की हदूद में काम करना होगा। हम इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पाकिस्तान को एक ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो DG FIA को नामों की फहरिस्त देकर कहे कि जाओ उन्हें गिरफ्तार करो। ये कैसी गवर्नेंस है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए और साफ डिजिटल के साथ रहें।